सुभद्रा गांव में रहती है और उसका बेटा अखिल शहर में। वो वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सुभद्रा का बेटा अखिल अचानक से शहर से उससे मिलने गांव आया था। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायतें उसकी शुरू हो गई जो हर माँ की होती हैं। कैसी शक्ल बनाकर रखी है तूने, कितना दुबला हो गया रे तू। अरे खाना पीना ठीक से खाता नहीं है क्या? बहुत काम करवाते हैं क्या ऑफिस वाले? अरे माँ कहाँ दुबला हुआ हूँ, वैसा ही तो हूँ। पता नहीं यार माँ की आंख ऐसी क्यों होती है, उसे अपना बच्चा दुबला ही दिखता है। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। सुभद्रा रसोई में जाने लगी तो अखिल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लिया और कहा, अरे माँ ये सब छोड़, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सुभद्रा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर उससे पूछा, क्या बात करनी है बेटा? शादी के बारे में? तू तैयार है? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सुभद्रा ने सोफे के पास रखे टेबल से कुछ लिफाफे निकाले और उससे लड़कियों की तस्वीर निकालकर अखिल को दिखाने लगी। बोल, कौन सी है तुझे पसंद? अखिल ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा और माँ से कहा, माँ मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है तू? सारी इतनी सुंदर हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। तब अखिल ने अपनी माँ से जो बात कही उसे सुनकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच, तूने लड़की पसंद कर ली है? अरे कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ की है? अरे माँ एक साथ इतने सारे सवाल। ये कहकर अखिल ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी गैलरी से आकांक्षा की तस्वीर निकाल कर दिखाई। उसे देखकर सुभद्रा बहुत खुश हुई। वाह, कितनी सुंदर है मेरी बहू। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। अखिल और आकांक्षा की शादी हो गई। जब वो पहली बार उसे लेकर घर आया तो सुभद्रा द्वार पर उसकी आरती उतार रही थी, तो आकांक्षा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आकांक्षा शहर में रहने वाली मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसने सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है? अरे क्यों नहीं करता, सभी करते हैं। लक्ष्मी हो तुम मेरे घर की, और लक्ष्मी का स्वागत तो ऐसे ही किया जाता है। सुभद्रा की बातों को सुनकर आकांक्षा ने अपना मुंह बना लिया। अखिल चाहता था कि आकांक्षा थोड़े दिन माँ के साथ रहे, क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेजने वाले थे। आकांक्षा ने भी कभी गांव देखा नहीं था, इसलिए उसने अखिल की बात टाली भी नहीं। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। अखिल शहर चला गया। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकांक्षा अपने कमरे में सोई हुई थी। सुभद्रा घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज से आकांक्षा डिस्टर्ब हो रही थी। वो गुस्से में बाहर आई और सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते बहू, मैं पूजा कर रही हूँ और अब तो सुबह के 7 बज गए। 7 बज गए तो मैं क्या करूँ? मुझे आप जैसे गवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है। चलिए अब बंद करिए ये सब और मुझे सोने दीजिए। सुभद्रा को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रह गई और खुद को ही दोष देने लगी। मेरी ही गलती है। अरे वो शहर की है, वहाँ लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं। मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आकांक्षा ज्यादातर समय या सोकर बिताती या अपने दोस्तों से बात करके। वो सुभद्रा की कोई मदद नहीं करती। एक दिन वो फोन पर बातें कर रही थी और सुभद्रा अपने बैल को चारा दे रही थी, तो अचानक उसका बैल जोर से रंभाने लगा। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे है तू? मैं आ तो गई खाना देने। हाँ ठीक है, मैंने आज थोड़ी देर कर दी। अरे क्या करती, मेरे घुटनों में जोरों का दर्द जो था। बूढ़ी हो गई हूँ ना मैं। उधर फोन पर बातें करती आकांक्षा की दोस्त ने बैल के रंभाने की आवाज सुनी तो उसने कहा, अरे क्या बात है आकांक्षा, तबेले में है क्या तू? ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? अरे गांव है ना ये, यहाँ तो गाय भैंस की आवाज आएगी ना, कोई डीजे तो बजेगा नहीं। अच्छा सुन, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आकांक्षा ने फोन काटा और सीधे सुभद्रा के पास पहुंची। क्या मम्मी जी, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? अरे मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और आपका ये बैल शोर कर रहा है। अरे मेरी बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने। आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे तंग करने में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? मैं भला तुम्हें क्यों तंग करूंगी? और जहां तक बात रही इसके रंभाने की, तो इसे भूख लगी थी। अब ये बेचारा हमारी तरह खाना तो मांग नहीं सकता, जानवर है ना। ये जानवर है, आप तो नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए, जब मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो इसे बाहर ले जाइए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नरक बना दिया है मेरा जीवन आप लोगों ने। सुप्रिया फिर से खामोश रह गई। एक दिन जब वो गोबर से घर का आंगन लीप रही थी तो आकांक्षा फिर से नाक बंद करके तमतमाती हुई बाहर आई।
और गुस्से में सुप्रिया से कहा, क्या है मम्मी जी ये क्या है? पूरे घर में आपने बदबू फैला दी है। बहू गोबर है ये, पता है कितना पवित्र होता है, घर में कीटाणुओं को प्रवेश नहीं करने देता ये। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? नहीं चाहिए मुझे अपने घर में गोबर वोबर, जब मैं चली जाऊंगी तो करते रहना ये सब। बिल्कुल गवारों के बीच में छोड़कर गया ये अखिल। कंपनी वालों ने 2 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी उसकी। 2 महीने इस गांव को और झेलना पड़ेगा मुझे। सुप्रिया आकांक्षा की किसी बात का बुरा नहीं मानती, वो उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, सुप्रिया ने आकांक्षा से कहा, बहू आज कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। वो क्या है ना कि ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे। मुझे देखने? अरे मैं क्या कोई नुमाइश की चीज हूँ जो मुझे देखने आ रहे हैं? सुनिए, उन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। आकांक्षा बार बार सुप्रिया का अपमान करती और बार बार उसे जली कटी सुनाती, लेकिन सुप्रिया अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। उसे हमेशा यही लगता कि बहू शहर की है, वहां के तौर तरीके अलग होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकती। एक बार की बात है, सुप्रिया कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आकांक्षा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन आकांक्षा छत की बाउंड्री के पास खड़ी होकर अपने दोस्तों से बातें करते हुए और अपनी सास की शिकायत करके अभी फोन रखा ही था कि तभी न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर पड़ी। आह! आकांक्षा की आवाज सुनकर सुप्रिया भागी भागी बाहर आई। उसने देखा कि आकांक्षा जमीन पर गिरी तड़प रही है। बहू बहू, अरे ये कैसे हो गया? आकांक्षा लहूलुहान हो गई थी। गांव में अस्पताल 4 किलोमीटर दूर था। सुप्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने बैल के रंभाने की आवाज आई। सुप्रिया ने अपने बैलों को तुरंत बैलगाड़ी में जोड़ा और अपनी बहू को उसमें डाला और खुद ही बैलगाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर जाने लगी। जल्दी चल और जल्दी चल, मेरी बहू को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। दोनों बैल पूरी तेज गति से भागने लगे। कुछ देर बाद ही वे सभी अस्पताल पहुंच गए। आकांक्षा की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर दिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अब आपकी बहू की हालत में सुधार है। अगर आपने उसे लाने में जरा भी देर की होती तो कुछ भी हो सकता था। जब तक आकांक्षा अस्पताल में रही, सुप्रिया न रात को सोती न दिन को। वो सारा समय उसके सिरहाने बैठी रही, उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत पूरा करती। आकांक्षा को पता लग गया था कि सुप्रिया किन परिस्थितियों में और कैसे उसे अस्पताल लेकर आई थी। उसे अपनी हर पुरानी बात आज याद आ रही थी और उसे पश्चाताप हो रहा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, क्या नहीं कहा आपको, लेकिन आपने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे कोई गलती नहीं की तूने, तू ठीक हो गई बहू, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तभी आकांक्षा को बैल के रंभाने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनी रही थी तभी। पता है तू यहाँ बीमार है तो मेरे दोनों बैलों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वो अस्पताल के बाहर ही खड़े रहते हैं। सच कहूँ तो वो ना होते तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे अस्पताल लेकर आती। सुप्रिया की बातों को सुनकर आकांक्षा की आंखों से झरझर कर आंसू निकलने लगे। वो बाहर निकली और बैलों को गले लगाकर उनसे भी माफी मांगी। आकांक्षा बदल गई थी। उसे गांव अच्छा लगने लगा था और सुप्रिया में तो उसकी जान बसने